Well, in this video, we will study about a new physical quantity which is called impulse. Alright, so the probable question from this area is define impulse and write the SI units and dimensional formula for it. Okay, so कुछ एक इसकी बैकग्राउंड के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि इम्पल्स क्यों और ये फिज़िकल क्वांटिटी अराइज कैसे हुई, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। सो कई बार आप देखते हैं समटाइम्स वी इनकाउंटर सच एग्जांपल्स वेयर लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। व्हेन लार्ज फोर्स, कुछ घटनाएं आप अपने माइंड में क्रिएट करें, कुछ के बारे में हम बात करेंगे। व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, when large force acts for a very small time, when large force acts for a very small time, right, and produce a finite change in momentum, आप इसको उदाहरण से समझेंगे। फाइनाइट का मतलब होता है मेजरेबल चेंज, जिसको आप माप सकते हैं। सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को आप लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, और चेंज इन मोमेंटम यदि आपने निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम आपसे ऐसे निकलेगा, ये है चेंज इन मोमेंटम, ये होगा P2 माइनस P1। अब इस डेफिनेशन को फिर समझिए, इस समस्या को समझिए कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय पर किसी बॉडी के ऊपर लगे और वो फाइनाइट चेंज, ये है फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम पैदा कर सके, तो इस घटना में इस घटना का ही नाम एक इम्पल्स है। पर आप इसको आगे एक उदाहरण से फिर समझने की कोशिश करिए, क्वांटिटी को हम डिफाइन कर लेंगे। उदाहरण के लिए देखिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, ये दीवार है और इस दीवार के ऊपर एक बॉल टकराती है। ये बॉल है जिसका कोई मास m है और एक किसी वेलोसिटी v के साथ इस दीवार के ऊपर टकराती है। आप ये देखिए कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम आपको कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो वो होगा p इज इक्वल टू मास टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम v1 मान लेते हैं। बहुत तेज जोर से आपने इसको फेंका है और इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इस दीवार के साथ जोर से टकराएगी। इसको हम WA लिख लेते हैं, और ये है आपके पास कोई बॉल ऑफ मास m। जब ये जोर से इस दीवार के ऊपर हिट करेगी तो हिट करने के टाइम इसके ऊपर एक बहुत ज़ोरदार फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा वो बहुत थोड़े समय के लिए लगेगा। मैं उसको dt लिख लेता हूँ। घटना ऐसी घटती है कि इस समय जो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा और स्मॉल टाइम के लिए लगेगा, आप इन दो क्वांटिटीज़ को माप नहीं सकते। दैट इज़ द ट्रबल। बट जब बॉल यहाँ से टकराएगी और वापिस इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और वापिस जाती बार उसकी वेलोसिटी हो सकता है अलग हो, तो उस मास ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम। इस पॉइंट के ऊपर मास ऑफ द बॉल m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कोई v2 है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो m2, वो मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऐसे कैलकुलेट होगा। आपने यदि इस स्टेज के ऊपर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो वो होगा P2 माइनस P1। सो ये हो जाएगा मास रिमेन द सेम, MV2 माइनस MV1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं M इंटू V2 माइनस V1। सो दिस रिप्रेजेंट द चेंज इन मोमेंटम। ये बता रहा है आपको चेंज इन मोमेंटम। अब यदि हम इस फोर्स को, जो बहुत लार्ज फोर्स है और स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हम इस चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम इस चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी का नाम है इम्पल्स। राइट। सो इम्पल्स, इस तरीके से हमें इस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का तरीका विकसित हुआ, और इसकी वजह से हम इस लार्ज फोर्स को और इस स्मॉल टाइम इंटरवल को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्स को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इम्पल्स को आप लिखेंगे, ये देखिए, यही फोर्स,
ये फोर्स, ये देखिए ये फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। और आप ये ध्यान रखें कि इसमें जो फोर्स है वो बहुत लार्ज है। दिस फोर्स इज वेरी लार्ज, this force is very large, and this force is very large, but this time duration is very small. This force is large in case of impulse, and this time duration is very small, right? Now this force and this time duration is also equal to change in momentum. तो impulse की आपके पास दो definition हो गई। आप चाहो तो इसको f डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर लो, आप चाहो तो आप इसको चेंज इन मोमेंटम से रिप्रेजेंट कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे है कि जो ये टर्म हो गई इम्पल्स, और ये इम्पल्स की टर्म को आप नेचर में कहाँ देख सकते हैं, किस घटना में देख सकते हैं, उसका अंदाज़ा अब आपको हो चुका है। अगले वाला जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ इम्पल्स। यूनिट्स ऑफ इम्पल्स, तो इम्पल्स के यूनिट क्या होंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। इम्पल्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइम इज a स्केलर क्वांटिटी, सो फोर्स इज वेक्टर एंड टाइम इज स्केलर। सो आप वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग वेक्टर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर will results to a vector quantity. That is the reason why that impulse is a vector quantity. अब इसके यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो यूनिट्स इसके होंगे, यूनिट्स इसके इम्पल्स के जो यूनिट होंगे वो SI होंगे और CGS होंगे। सेकेंड पार्ट में यहाँ आप लिख सकते हैं CGS। सो जो SI यूनिट्स होंगे उनको आप ऐसे लिखेंगे J इज इक्वल टू F डेल्टा T। तो SI यूनिट्स में जो फोर्स है उसको आप न्यूटन में माप सकते हैं, और जो टाइम है उसको आप सेकेंड में माप सकते हैं। तो ये, और यहाँ CGS सिस्टम में आप फोर्स को, फार्मूला वही रहेगा J F डेल्टा T। फोर्स को आप डाइन में माप सकते हैं और टाइम को सेकेंड में माप सकते हैं। सो दीज आर डाइन सेकेंड, ओके। अगला जो तीसरा पार्ट है उसमें आप डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। सो डायमेंशनल फार्मूला में हम क्या करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको मास, लेंथ और टाइम की टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। फार्मूला वही इम्पल्स का, J, दिस इज F डेल्टा T। सो फोर्स को आप तोड़ सकते हैं आगे, अब आप स्केलर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दीजिए ma इंटू T। सो पहले आप मास को लिख दीजिए, m से लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन को लिख दीजिए LT -2 हो जाएगा, टाइम को आप लिख दीजिए T में लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा m L T -2 + 1। सो ये बन जाएगा m L T -1। फिर ज़रा ध्यान से देखिए कि ये मास हो गया, सॉरी, सो दिस पार्ट इज LT -1, व्हाट आई एम डूइंग, सो दिस इज LT -1, ये मास हो गया, और LT -1 is the dimensional formula of velocity. So this is mass time velocity is momentum. This verifies that impulse could be defined as force F time delta T, and it is also equal to change in momentum, because if you subtract momentum from momentum it results to momentum only. So now we will go for the second part of the discussion, that is the question like that. This question could be asked in this form from you, from the area of impulse. So show that impulse is equal to change in momentum of the body. आपको यहाँ बताना है कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी की फॉर्म में भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बाय स्टार्टिंग with Newton's second law of motion,
second law of motion. From Newton's second law of motion. Newton's second law of motion says force acting on an object which is moving with certain velocity b is equal to time rate of change of momentum. Mark this as equation number 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ पाएंगे dp इज इक्वल टू f टाइम dt. इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. अब आप ऐसा करिए, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय integrating equation number 2 taking applied force as constant. अब अप्लाइड फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर करें और इसको इंटीग्रेट करें. सो इक्वेशन नंबर 2 को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इसको मैं लिखता हूँ dp इंटीग्रेशन फ्रॉम p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटी. राइट हैंड साइड में आप लिखें फ्रॉम t1 टू t2 f वेक्टर टाइम dt. इसको फर्दर आप ऐसा लिखिए p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर p0 टाइम dp. Force is a constant quantity, it can be taken outside. F vector, this is t1 to t2, this is t0 टाइम dt. So आप फार्मूला लगाइए, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इंटू dx जो होता है वो होता है उसका इंटीग्रल x की पावर n+1 ओवर n+1. इसको आप यहाँ यूज़ करिए, आपके पास है इंटीग्रल ऑफ p0 dp. तो ये हो जाएगा p का पावर 0+1 ओवर 1. इस यहाँ से तो p आएगा. और इसी तरीके से आप यहाँ करें t0 dt, यह आ जाएगा t की पावर 0+1 ओवर 1, ये t आ जाएगा. यहाँ आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पास बचेगा. अब इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो चुका है. यहाँ आएगा p वेक्टर, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट इज p1 एंड अपर लिमिट इज p2. दिस इज इक्वल टू f वेक्टर, इंटीग्रल सॉल्व करके आया t, लोअर लिमिट इज t1 एंड अपर लिमिट इज t2. सो आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले आप फाइनल लिमिट को भरें माइनस करके लोअर लिमिट को भरें. तो ये आपके पास आएगा p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स, और इसको आप भरें t2 वेक्टर माइनस t1 वेक्टर. सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, राइट. एंड इसको आप ऐसा लिखें, दिस इज p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर. This time interval is delta t. So you have studied earlier that f delta t is equal to impulse. So ये देखिए, अब आप लिख सकते हैं impulse is equal to change in momentum. This is p2 minus p1. Impulse is equal to change in momentum. तो इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो उसका आंसर आप ऐसे कंफर्टेबली दे सकते हैं. इस डिस्कशन को हम थोड़ा और आगे जारी रखेंगे. तो ये सवाल जो आपसे किया गया है एग्जाम्पल नंबर 5.4 ऑफ NCERT है. ये सवाल ही नहीं होता, पर ये फिज़िक्स आपको बहुत सुंदर सिखाता है. इसलिए आप इन एग्जाम्पल्स को, फिज़िक्स को गहराई से समझने के लिए आप इनको ज़रूर करें. एक बैट्समैन है, ए बैट्समैन हिट्स ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर. इसके लिए हम आपके लिए क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करते हैं. सबसे पहले इसका जितना भी खर्चा होगा उसको हम उठाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ क्रिकेट खेलनी है, राइट. सो ये हमने पिच बना दी, ये वाला पार्ट पिच का है, और यहाँ बैट्समैन है और ये बॉलर है, राइट.
अब बैट्समैन यहाँ बैट के साथ खड़ा है और ये आप है, राइट, बैट इन योर हैंड, और ये बॉलर है, ये आपका ही कोई क्लासमेट है, वो यहाँ से बॉल फेंक रहा है, और इस बॉल का जो मास है, मास ऑफ द बॉल, अब देखिए ज़रा, मास ऑफ द बॉल जो है वो 0.15 किलोग्राम है, सामने लिखा है मास ऑफ द बॉल इज़ 0.15 किलोग्राम, और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैं इसको माइनस चूज़ कर लेता हूँ, राइट। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, P1, सो P1 होगा मास ऑफ द बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो U है, सो ये आ जाएगा 0.15 किलोग्राम, और वेलोसिटी जो है वो -12 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.8 न्यूटन सेकेंड। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जब ये बॉल इधर आता है बैट्समैन के पास, सो बैट्समैन क्या करता है, इसको स्ट्रेट ड्राइव हिट करता है, बैट्समैन फोर्स लगाता है एकदम से, लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, एंड इट हिट द बॉल, जिसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो सेम रहती है, विच इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरे केस में क्या है, मास ऑफ द बॉल इज सेम, दैट इज 0.15, आपकी बॉल टूटी नहीं, राइट, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है अब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको 12 मीटर पर सेकेंड लूँगा, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2, दैट इज मास ऑफ द बॉल एंड नाउ वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 0.15 किलोग्राम, और वेलोसिटी जो है वह 12 मीटर पर सेकेंड, इसको आप गुणा करेंगे फिर वही आंसर आएगा 1.8 न्यूटन सेकेंड, ये यूनिट है मोमेंटम के, और ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे पूछा है कि इम्पल्स निकालना है आपने, आपको पता है कि इम्पल्स की 2 डेफिनेशन है। इम्पल्स या तो आपको फोर्स का पता हो, जो लार्ज फोर्स काम करता है स्मॉल टाइम के लिए, या तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपको चेंज इन मोमेंटम का पता हो। अब आप देख लीजिए कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन है। इक्वेशन नंबर 1 बताती है कि इनिशियल मोमेंटम इतना था, इक्वेशन नंबर 2 ये बताती है कि फाइनल मोमेंटम इतना है, तो हम चेंज इन मोमेंटम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज़ 1.8 न्यूटन सेकेंड माइनस ऑफ 1.8 न्यूटन सेकेंड। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, दिस इज़ 1.8 प्लस 1.8 न्यूटन सेकेंड, सो दिस इज़ 3.6 न्यूटन सेकेंड, राइट। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप ये देखते हैं। अब इसमें आपने जो सीखना है वो वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको आंसर तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है। ये जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगी, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, हम कहें द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज फ्रॉम a batsman to the bowler, अब ये बैट्समैन से बॉलर की ओर है। और दूसरी बड़ी बात है कि आपने ये देखना है कि ये जो एग्जांपल रहा, वेयर द फोर्स ऑन द बॉल बाय द बैट्समैन एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल एंड द बैट आर डिफिकल्ट टू नो। फोर्स को और जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, बट वी कैन calculate the impulse by using the change in momentum, the concept of change in momentum. So this is what we have learned from this video about a new physical quantity, that is impulse. So if you do have any trouble, you can write in the comment box. Thank you very much.